चलिए शुरू करते हैं आज का काम। और आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चन आंसर करेंगे बेसिकली, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हेलो एल्केन के भी हैं। तो हम लोग अपने ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वहां से हम लोग टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। मेरा ऑडियो और वीडियो मेरे ख्याल से सब क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 20th क्वेश्चन, ये 20th क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। 20th क्वेश्चन में कह रहा है, पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20th के पहला पार्ट कह रहा है कि विनाइल क्लोराइड इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं आपको सिर्फ विनाइल क्लोराइड की बात बताता हूं। विनाइल क्लोराइड है ये विनाइल क्लोराइड है, ये है क्लोरोबेंजीन। ये दोनों ही बहुत ही अनरिएक्टिव हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कॉमन बात है वो ये कि क्लोरीन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां पर भी जो क्लोरीन है वो चेक कर सकते हैं, वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। ये वाला कार्बन इस बॉन्ड को लेट गो नहीं करता, जाने नहीं देता। याद कर लीजिए, हर एक बच्चा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हैलोजन नहीं टूटता, नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड है, मतलब आसानी से नहीं टूटने वाला। इसके दो कारण है। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह से बेंजीन पर भी आ जाएगा। फिनाइल कार्बोकैटायन ये रेजोनेंस शो नहीं करता, हाईली अनस्टेबल होता है। क्योंकि ये जो कार्बन होता है ना बच्चों, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है थोड़ा सा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कभी भी पॉजिटिव चार्ज को बियर पर करना पसंद नहीं करेगा। इन शॉर्ट, सारी बातों की एक बात, इस क्वेश्चन में सिर्फ विनाइल क्लोराइड की बात रखी है। हमने एक और बात जोड़ दी, हमने इसमें जोड़ दिया क्लोरोबेंजीन। ये दोनों ही कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, एसएन रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। ये बनाता है सी डबल बॉन्ड सी प्लस, अनस्टेबल विनाइल कार्बोकैटायन, और ये बनता है अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन। तो दोनों का ही क्वेश्चन हमने लपेट दिया एक साथ कि ये रिएक्शन नहीं दिखाते। कारण, क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में। इन दोनों बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ये जो हेलोजन के पास वाला बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है बच्चों? ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड होता है ये चीज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लोली देती है। क्यों देती है स्लोली? क्योंकि जब ये जाएगा, अगर ये ब्रोमीन जाएगा तो ये बनेगा ये वाला प्लस। ये कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल है, आप चेक कर सकते हैं। 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, चेक करिए। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर कार्बोकैटायनिक चार्ज है उससे सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है। अगर ये कुछ इस तरह से होता तो कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आता बच्चों। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर ब्रोमीन जाता तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता और ये सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड फॉर्म्स अनस्टेबल कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। इसका बी पार्ट है। इसका एक शब्द का आंसर है अनस्टेबल कार्बोकैटायन। सी पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी पार्ट का क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद NaOH बाय SN1 मैकेनिज्म। टर्ड ब्यूटाइल, ये है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। कहता है ये SN1 दिखाना चाहता है, बिल्कुल SN1 दिखाएगा। कौन आप में से मुझे बताएगा मैंने SN1 की एक
SN1 का एक फेवरेबल स्टेप बताया था, मतलब SN1 क्यों होता है, इसका एक फेवरेबल स्टेप रेट बताया। डिटरमाइनिंग स्टेप। यस 3 डिग्री यस, 2 डिग्री 1 डिग्री। याद कर लीजिए नोट, आज का पहला इंपॉर्टेंट नोट, SN1 का एक मेन गवर्निंग स्टेप क्या है, एक ही चीज, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यस, जो कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो SN1 दिखाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बस आपको क्या देखना है, आपको चेक करना है क्या कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, अगर बन रहा है तो SN1 दिखाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सोचना। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर मैंने आप लोगों को क्या समझा रखा है, कौन मुझे बताएगा? 3 to 1। 3 डिग्री 2 डिग्री यस, 1 to 1। 3 डिग्री 2 बेंजाइलिक डिग्री 1 सबसे डिग्री। पहले, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन दुनिया का बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है, फिर एलाइलिक। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब है ये वाला कार्बोकैटायन, ये ध्यान से सब समझ लीजिए, ये कार्बोकैटायन है फिनाइल कार्बोकैटायन, अनस्टेबल, ये है अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन, और ये है ध्यान से बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SN1? SN1 का ऑर्डर क्या है? SN1 का ऑर्डर है, लुक एट द बिग पिक्चर, SN1 का ऑर्डर है ये, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आपको बस SN1 में एक चीज देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और अगर मैं इसका विपरीत उल्टा पूछता हूं SN2 में, इसका उल्टा, अगर कार्बोकैटायन 1 to 3। अनस्टेबल है, उसमें आपको क्या देखना है, अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो SN1 है, अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो SN2 है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये कह रहा है कि ये SN1 क्यों दिखाएगा, ये चीज SN1 क्यों दिखाएगी? बहुत सिंपल सा आंसर है, जब आप इसे तोड़ 3 देंगे तो डिग्री यहां पर 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। 2 डिग्री। यस, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म शो करता है। आइए अब डी पार्ट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का डी पार्ट कहता है कि डाइपोल मोमेंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है ये, अगर किसी के पास 1% क्वेश्चंस नहीं है तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर भी आप लोगों के पास क्वेश्चन होने चाहिए। मैं कहां से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ऑर्गेनिक के मैंने कुछ 70-75 क्वेश्चंस भेजे थे आप लोगों को, इसमें से बहुत ज्यादा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं वही डील करवा रहा हूं। इन केस आपके पास वो नहीं है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को साथ के साथ बता रहा हूं, आपको बस ध्यान से सुनना है। कह रहा है ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और एक है पैरा डाइहाइड्रोक्सी, मतलब ये OH, ये वाला। कह रहा है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कम है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो मैं आप बता दूं, क्लोरीन ऊपर खींचता है, ये वाला क्लोरीन नीचे खींचेगा, मतलब एक जना ऊपर एक जना नीचे, इसका नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। जबकि मैं इसकी बात करता हूं, क्योंकि ये प्लानर है, प्लानर, जबकि मैं इसकी बात करता हूं तो ये नॉन प्लानर है। आप चेक कर सकते हैं क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, चेक करिए, इधर O इधर H, इधर बेंजीन, इधर O इधर H, नॉन प्लानर है। जबकि इधर क्या था, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, ये प्लानर था, एक ही प्लेन पे था, ये नॉन प्लानर, नॉन प्लानर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर ऑक्सीजन का इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, तो ये यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जा रहा है, इसका यहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये है नॉन प्लानर। तो अगर आपसे कोई पूछे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन में किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, तो आप कहेंगे इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का। पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, और उसका रीजन सिर्फ एक पॉइंट है बच्चों। उसका रीजन क्या है कि यहां पर ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। अब आते हैं हम ई और एफ क्वेश्चन पर। ई और एफ क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, मैं जल्दी जल्दी आसान क्वेश्चनों को निपटाऊंगा।
ई और एफ क्वेश्चन दोनों में एक ही चीज पूछी जा रही है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बोलो या सॉल्युबिलिटी बोलो, ये ज्यादा है किसके मुकाबले? एथर्स के मुकाबले, एल्डिहाइड्स के मुकाबले, कीटोन्स के मुकाबले, हेलोएल्केन्स के मुकाबले और हाइड्रोकार्बन के मुकाबले। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी एथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोएल्केन, हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। क्यों? सिर्फ एक शब्द, क्या है वो शब्द? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यस, ये है वो जादुई शब्द, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इसके बाद इसके जी क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, अमाइन से भी ज्यादा होता है ना? क्या कह रहे हैं बेटा? सर, अमाइन से भी ज्यादा होता है ना? यस, अमाइन से भी ज्यादा होता है। जी क्वेश्चन में सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी बताइए। सर जो हमने अभी अभी डी पार्ट किया डाइपोल मोमेंट वाला, उसमें जो नॉन पेयर बताया वो एक बार और बता दो प्लीज। यस, आप जरा ध्यान से देखिए, क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक ही प्लेन में है ये। पर अगर आप हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाते हैं, एक इधर एक इधर, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए ना, ये दूसरे प्लेन में आ गए ना हम लोग। एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, दो प्लेन है, ये देखिए ऐसे दो प्लेन्स हैं। इसमें एक ही प्लेन में है बेंजीन और दोनों क्लोरीन एक ही प्लेन में, एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे। यहाँ पर ये O और H ऐसे हैं, O और H ऐसे, और बेंजीन ऐसे है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेस हो गया, ये एक दूसरा एक्सेस हो गया, एक्स और वाई दो एक्सेस है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेस है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर, ओके। जी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ओनली। जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं तो HNO3 जब डालते हैं तो इससे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलता है। इसका जवाब कितना इजी है, कल जब हमने इसका वन शॉट किया तो हमने बताया था इसका आंसर। वैसे भी आप लोग इतना इजी कर चुके हैं। इसका जवाब क्या है? क्योंकि OH ग्रुप क्या है? OH ग्रुप के पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर होता है बेटा क्या होता है? प्लस आर। OH होता है प्लस आर, एक्टिवेटिंग, और एक्टिवेटिंग कहाँ होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो इसके आंसर में आप यही लिख देंगे बस, और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि फिनॉल के पास, क्योंकि एज OH हैज लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर की बात आ जाती है ये तीन चीजें आ जाती हैं। पहला प्लस आर, एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। आपका आंसर खत्म, पूरे नंबर। इसके बाद H पॉइंट पर आते हैं। कहता है आउट ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड नाइट्रेशन। एक है बेंजीन, ध्यान से देखिएगा, और एक है नाइट्रोबेंजीन। पूछ रहा है, सॉरी फिनॉल पूछ रहा है, दोनों में नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन मतलब होता है NO2 ग्रुप लगाना। तो कहां पर NO2 ग्रुप आसानी से लग जाएगा? इसका आंसर वही ऊपर वाला ही आंसर है कि बेंजीन के ऊपर जब फिनॉल होता है, OH ग्रुप होता है, तो उसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने से वो बेंजीन को वो लोन पेयर देता है और बेंजीन को करता है एक्टिवेट। मतलब नॉर्मल बेंजीन पर कोई एक्टिवेट करने वाला ग्रुप नहीं है, बट फिनॉल के अंदर OH ग्रुप है, और OH ग्रुप के पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से बेंजीन एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए NO2 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे जल्दी रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली ना, ये एक्टिवेट हो चुका है, और इसमें कोई एक्टिवेशन नहीं है, तो जिसमें एक्टिवेशन है उसमें रिएक्शन फास्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सोया हुआ है बेंजीन, इसमें कोई एक्टिवेशन नहीं, इसमें एक्टिवेशन करवा रहा है, एक्टिवेट कर रहा है इसको, ताकि रिएक्शन ज्यादा हो बेंजीन पर। तो सिंपल आंसर है क्या? इसका आंसर भी वही है, फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि फिनॉल में OH ग्रुप है और OH ग्रुप के पास है लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से वो करता है तीन बातें, प्लस आर, एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, जिससे बेंजीन ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ऑर्थो पैरा पर ज्यादा रिएक्शंस होती है।
इसके बाद आई पार्ट पर अगर मैं जाऊं, आई पार्ट में कहा जा रहा है फिनॉल हैव स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मीथेनॉल। फिनॉल का डाइपोल मोमेंट कह रहा है छोटा है मीथेनॉल के मुकाबले। देखो भाई साहब, एक सीधी सीधी सी बात बता दूं, इसका बड़ा ही क्लियर रीजन है कि फिनॉल का डाइपोल मोमेंट क्यों छोटा है, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर बेंजीन के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, बेंजीन के ऊपर फैल जाता है, जिसकी वजह से बेंजीन पे लोन पेयर फैलने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच नहीं पाता है। ठीक है, तो एक शब्द का आंसर, क्योंकि फिनॉल में होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस। जे क्वेश्चन कह रहा है मोनोक्लोरो, हाँ जी बताइए। सर हम हाइब्रिडाइजेशन से भी कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कैसे? sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन। हाँ तो ये सर, कार्बन फिर वो sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ वाला ठीक फैक्टर है, आ जाएगा। ठीक है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेस पोलर बॉन्ड है, लेस डाइपोल मूवमेंट, ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। यू कैन आंसर ऑन दैट एज वेल। जे क्वेश्चन मोनोक्लोरो इथेनॉइक एसिड। मोनोक्लोरो इथेनॉइक एसिड मतलब ये हमारा इथेनॉइक एसिड बन गया। मोनोक्लोरो मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन हुआ करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl लगा दो तो ये बन गया मोनोक्लोरो इथेनॉइक एसिड। कह रहा है ये वीकर एसिड है डाइक्लोरो इथेनॉइक एसिड। डाइक्लोरो इथेनॉइक एसिड मतलब जिसमें 2 क्लोरीन लगे होंगे, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? आप लोगों को मैंने ये पहले ही बता रखा है, जिन बच्चों ने नहीं सुना वो एक बार फाइनल बार सुन ले, इसके बाद मैं दोबारा कभी ये वाली बात डिस्कस नहीं करूंगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट करते हैं और एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, एसिडिटी इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करते हैं और एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। जो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा वो बेसिसिटी को एनिलीन वाले चैप्टर में, नाइट्रोजन वाले चैप्टर में उल्टा डिक्रीज करेगा, और जो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के 2 एग्जांपल सबसे ज्यादा जो आते हैं वो क्या है? यस, हैलोजन्स। हैलोजन और बताओगे और क्या? NO2 NO2 एंड हैलोजन X, ये दोनों करते हैं। और EDG करने वाले 2 फेमस ग्रुप मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, CH3 और CH3 और OCH3। यस, बताते बताते आप लोगों को तो याद भी होने लग गए शायद कुछ कुछ। तो यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है यहां पर 1 क्लोरीन है और यहां पर 2 क्लोरीन है, तो इसका मतलब जहां पर 2 क्लोरीन है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से दे दूं, ये है CH3COOH, CH3 CH2F COH, CHF2COOH और CF3COOH, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, उसके बाद 2 फ्लोरीन है, उसके बाद 1 फ्लोरीन है, एक भी फ्लोरीन नहीं है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। एसिडिक इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। रीजन सिर्फ एक, क्योंकि फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा माइनस आई इफेक्ट, स्टेबलाइज करेगा और एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद के पार्ट पे चलते हैं। इसके के पार्ट में कहा जा रहा है कि बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है इथेनॉइक एसिड से। क्यों? आइए देखते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ठंडे दिमाग से उसको समझना है, पैनिक नहीं करना, समझना है। आप कहेंगे सर दोनों ही एसिड है और एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि H+ देने के बाद
बेटा मैं बार बार रोज सबसे कहता हूं कि अपने नाम से आइए। ये कैरी मिनाटी जो नाम से आया मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ये अपने नाम से आइए प्लीज। चलिए, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप रिलैक्स करिए सबसे पहले और देखिए कि H+ जाने के बाद क्या बन रहा है। ये बन रहा है COO- कार्बोक्सिलेट आयन, और ये CH3COO- बेंजोएट और इथेनॉइड, दोनों ही कार्बोक्सिलेट आयन बना रहे हैं। दोनों में ही रेजोनेंस होगा, दोनों ही स्टेबल है, बट इसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली जिसमें बेंजीन है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड स्पीशीज है क्योंकि उसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा। ठीक है, दोनों में रेजोनेंस है, इसमें ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, ज्यादा रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन होगा इसमें। इसीलिए ये हम लोगों का ज्यादा बेहतर वो है। इसमें ऐसी बात नहीं है इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये भी बहुत तगड़ा रेजोनेंस है, कल ही मैंने समझाया था, बट इसका Equivalent. रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बेंजीन है। ठीक है, इसमें बेंजीन है इसीलिए ज्यादा। के के बाद L क्वेश्चन आ जाता है कि एथर्स होते हैं ROR। कई लोग सोचते हैं ROR होते हैं एथर्स और इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ऐसा वो क्यों सोचते हैं मैं बता दूं। वो सोचते हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कल बताया था मैंने बच्चों, ये यहां से खींचेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो गलत है। दरअसल ऐसा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एथर का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता ही नहीं। एथर का Bends स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा Bands होता है होता बच्चे? है। यस, एथर का स्ट्रक्चर होता है बैंड। यहां से जाता है, यहां से जाता है, और जब कोई चीज यहां से जाती है, यहां से जाती है, उसका रिजल्टेंट कहां जाता है? ऊपर। तो ड्यू टू देयर बेंट स्ट्रक्चर, एक और बात आप सभी को आज शेयर करना चाहता हूं, कल मैंने इसको डिस्कस किया था, फिर आज बोल रहा हूं। 3 चीजें हैं H2O, एक ROH मतलब अल्कोहल, और एक ROR। तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, तीनों का बेंट शेप है। पर अगर मैं बात करता हूं इन दोनों की, वाटर की, H2O की, ROH की और ROR की, इन दोनों में ही बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल से कम होता है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल में याद करिए 109 डिग्री के आसपास होता है, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? बोथ H2O एंड ROH possess lesser bond angle than tetrahedral। टेट्राहेड्रल से लेस है बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल से बॉन्ड एंगल क्या है इनका? लेस। बिकॉज ऑफ ठीक है, क्यों? क्योंकि alkyl group repulsion. नॉर्मल टेट्राहेड्रल में बच्चों, नॉर्मल टेट्राहेड्रल में कोई रिपल्शन नहीं होता, जबकि यहां पर क्या है? रिपल्शन होते हैं, दो दो लोन पेयर है दोनों के केस में। तो बोथ H2O एंड ROH पोजेस लेसर बॉन्ड एंगल देन टेट्राहेड्रल, मतलब दोनों केस में ही बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, लेस है। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि दोनों में ही लोन पेयर रिपल्शन होता है। बट अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में किसका ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? अल्कोहल का। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में एक R ग्रुप है, R ग्रुप से थोड़ा सा रिपल्शन। R हमेशा अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों। अल्काइल ग्रुप हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से जाना जाता है, बल्कि ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, धक्का मुक्की करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। अगर मैं एथर में बात करूं तो एथर में आप लोग देख पा रहे हैं क्या है? दो अल्काइल ग्रुप है, ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन। तो इसमें तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या होगा? तीनों का ऑर्डर क्या बताया? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या बोल रहा हूं मैं? बॉन्ड एंगल H2O से ज्यादा, अल्कोहल
H2O से ज्यादा अल्कोहल और अल्कोहल से ज्यादा ROR, इस तरह का बॉन्ड ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एथर का होता है, फिर अल्कोहल और आखिरी में वाटर। पर इसमें एक और, क्यों इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है और बॉन्ड खुल जाता है। बट एक और कहने की बात क्या है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से ज्यादा होता है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल से ज्यादा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल से ज्यादा। एथर पोजेस ग्रेटर बॉन्ड angle then H2O, ROH and tetrahedral due to repulsion between two bulky alkyl groups। ठीक है, तो इसका मतलब एक अलग चीज आज हमने पढ़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का बॉन्ड एंगल जो होता है वो लेस होता है 109.5 डिग्री से, और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एम क्वेश्चन पर। एम क्वेश्चन कह रहा है सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम लोग अभी करवाएंगे, तब भी मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन में प्योरिफिकेशन करने में NaHSO3 का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि NaHSO3 इन दोनों से रिएक्ट करता है और एडक्ट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एडक्ट। एक ऐसा एडक्ट बनाता है जिसमें अगर मैं H+ या बेस डाल दूं तो वापस H+ या बेस डाल दूं तो वापस वही एल्डिहाइड कीटोन मिल जाता है, तुम्हें वही एल्डिहाइड कीटोन मिल जाता है। आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया ढंग से, आइए समझते हैं। मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मेरे पास ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ थोड़ा सा मिक्स हो गया मान लो कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन के अलावा है, जैसे अल्कोहल मिक्स हो गया है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे इसमें एल्डिहाइड की प्योरिफिकेशन करनी है, तो मैं इसमें तीसरी चीज डाल दूंगा NaHSO3, जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अब मैंने आपको क्या समझाया है, सोडियम बाइसल्फाइड सिर्फ किससे रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड या कीटोन से। तो अब आप समझ गए होंगे, ये एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़कर अगले स्टेप में ये एल्डिहाइड कीटोन से जुड़कर एडक्ट बना दिया होगा, एडक्ट, जिसमें NaHSO3 है, और अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड होगा, कीटोन है तो कीटोन है, ये दोनों जुड़कर एडक्ट बना देते हैं। जबकि वो कंपाउंड हमारा जो नॉर्मल है अल्कोहल, वो एज इट इज रहता है, उसके अंदर रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट कर कर कुछ नहीं बनाता। अब हम इसको प्योरीफाई कर लेते हैं, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर देते हैं। आप कहोगे सर पहले भी सेपरेट कर सकते थे। अरे पहले तो दोनों घुले हुए थे ना, इधर रेड के साथ व्हाइट, व्हाइट के साथ रेड मिक्स थे। अब ये अलग हो चुके हैं, अलग अलग लेयर बन चुकी है, क्योंकि एडक्ट व्हाइट पाउडर टाइप का होता है जिसमें लेयर बना देता है, दोनों अलग हो गए, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट करते हैं और एडक्ट हम अलग, एडक्ट को हमने अलग छान लिया। ये एडक्ट है हमारे पास, एडक्ट को हमने अलग कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है, इस एडक्ट में H+ डाल दो या OH- डाल दो, एडक्ट में H+ डाल दो या OH- डाल दो, तो वही एल्डिहाइड वापस आ जाता है अपने नॉर्मल स्टेज में। तो इससे आप एल्डिहाइड या कीटोन को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से सेपरेट कर सकते हैं। सर एक बार और बता दीजिए। यस, एक और बार बता देता हूं, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास, एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास CH3CHO है एल्डिहाइड और CH3OH मीथेनॉल इसके साथ मिक्स हो गया। जब मैंने NaHSO3 डाला, ये दोनों मिक्स हो रखे हैं एकदम, पर जैसे ही मैंने NaHSO3 डाला, NaHSO3 मतलब सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड डालते ही सिर्फ एल्डिहाइड जितना होगा वो एल्डिहाइड उसके साथ रिएक्ट कर कर एडक्ट बना देगा, एडक्ट बना देगा। ये अल्कोहल एडक्ट नहीं बना पाएगा,
जिसको हम सेपरेट कर लिया करते हैं। फिर इस एडक्ट में वापस H+ या OH- डालने पर वही इथेनॉल वापस मिल जाता है जहां से शुरू किया था, बट अब उसके साथ अल्कोहल मिक्स नहीं होता, अल्कोहल अलग हो चुका होता है। तो इसीलिए सोडियम बाइसल्फाइड को हम डालते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की प्योरिफिकेशन के लिए, सफाई के लिए। अगला क्वेश्चन N, कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं दिखाता कार्बोनाइल ग्रुप की। मतलब बेटा तीन चीजें हैं, एक है हमारा एल्डिहाइड, एक है हमारा कीटोन और एक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में आपको यह समझना है कि जब ये बॉन्ड इधर जाता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर प्लस आता है। जब ये बॉन्ड इधर जाता है, इधर नेगेटिव आता है, कार्बन पर प्लस आता है। जब ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर प्लस आता है, तो कार्बन का प्लस ज्यादा देर तक रहता नहीं। क्यों? आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन भी। तो क्या करता है ऑक्सीजन? देखिए ध्यान से, इधर क्या जुड़ा हुआ था? सिर्फ हाइड्रोजन। इधर क्या जुड़ा हुआ है? H, पर इधर जुड़ा हुआ है O। O अपना लोन पेयर दे देगा। इधर H के पास क्या लोन पेयर था? नहीं। इसके R के पास क्या लोन पेयर होता है? कार्बन के पास नहीं, ऑक्सीजन के पास तो होता है। तो यहां पर ये एक रेजोनेंस दिखाएगा, जिसके चलते O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन अपना चार्ज दे देगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, फिर ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से ये बॉन्ड खींच लेगा और ऐसा कुछ बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों में ये है एल्डिहाइड, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कीटोन और ये एक 2023 में आने का दावेदार लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन बनता हुआ पेपर में। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे तीनों में ही C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप तीनों में है। बट उन कार्बोनाइल ग्रुप में एक अंतर है। क्या अंतर है? अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को देखते हैं बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन को, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज कार्बन को अप्रोच करता है, कार्बन पे अटैक करता है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल कार्बन कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो तुरंत ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देती है। इसका मतलब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है, हाँ भाई तुम्हारे पे अटैक करना है, तुम तो प्लस हो, उसका प्लस गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन होता है, रेजोनेंस कर देता है। तो इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती। आज के पूरे दिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट शो द characteristic reactions of carbonyl group. क्यों? as due to resonance, क्योंकि resonance होता है, the position of double bond is not fixed. तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स, पोजीशन डबल बॉन्ड की लगातार बदलती रहती है क्योंकि वहां पर होता है रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और से बता रहा हूं। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। क्यों? रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। इसका मेन आंसर है रेजोनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, MnO पर चलते हैं। O क्वेश्चन में कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। भाई अल्कोहल, अभी मैंने ये चीज तो कम से कम 10,000 बार बता दी।
अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किन से ज्यादा होता है? एमाइंस। एमीन्स, और एमाइंस का किन से ज्यादा होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एथर्स, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इन सभी में होता है क्या? Intermolecular. Van der Waals forces. वैंडर वॉल फोर्सेस। जबकि अल्कोहल अमीन्स में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, Intermolecular Yes. H bonding. अल्कोहल का इन सब से ज्यादा है, बट एक से तो अल्कोहल भी कम है। असली डॉन कौन है? Carboxylic acid. Carboxylic कार्बोक्सिलिक, acid. कार्बोक्सिलिक एसिड असली डॉन है। इन तीनों में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इन पूरे बीते दौरान हर क्लास में ये चीज दो बार बताई गई है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। MnOP, पी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एल्डिहाइड्स और कीटोन बहुत सारे एडिशन प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। एडिशन प्रोडक्ट ऐड करते हैं चीजों को ऐड कर लिया करते हैं। क्यों? एडिशन प्रोडक्ट बेसिकली वो क्या दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है कार्बोनाइल कार्बन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O पर कार्बोनाइल ग्रुप पर कार्बन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सेम कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, बट वो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से ऐड कर देता है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन carbonyl carbon, they easily undergoes addition reaction। ठीक है, तो इसका मतलब ये N का भी आंसर है और P का भी यही आंसर है। ठीक है, P का भी यही आंसर है, P का भी सेम एज O। इसके बाद आते हैं आखिरी रीजनिंग क्वेश्चन पर, Q पर। कह रहा है कार्बोक्साइल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड एक्ट एज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। हर क्लास में, पिछले हमने हर क्लास में इसको भी डिस्कस किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। तो अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह, ध्यान से सुन लीजिए, ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन के सारे ग्रुप्स मतलब इसमें एल्डिहाइड आ जाता, कीटोन आ जाता, कीटोन क्या? COCH। यस, इन तीनों में ध्यान से देखिए, ये है एसिड, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये तीसरा चैप्टर। इन तीनों में एक कॉमन बात है, कोई बता पाएगा इन तीनों में क्या कॉमन बात है? इन तीनों में बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ है कार्बन, बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ है कार्बन तीनों में, और कार्बन के पास कभी होता नहीं है लोन पेयर, नहीं होता लोन पेयर। और अगर लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑन COOH और CHO और COCH3 नहीं होता। तो तीन बातें होती हैं, बताइए कौन कौन सी तीन बातें? माइनस Deactivation. और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन एंड 443 केल्विन। इसका आंसर बच्चों हमने कल ही वाली क्लास में दिया। जिसकी कल वाली क्लास मिस हो गई वो अपलोड कर दी है मैंने, आप लोग चैनल से देख सकते हैं उसको। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, अभी अल्कोहल्स में कौन मेरा साथ देगा? अगर मैंने 413 केल्विन पर डाला Ether. तो यस ईथर बनता है, और अगर वहीं पर मैंने इसमें Alkene. केल्विन डाला तो क्या मिलता है?
एल्कीन। पर याद रखिए, अब मैं देखता हूं कल वाला किसने अच्छी तरह से पढ़ा। 443 केल्विन किसके लिए जरूरी होता है? फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल होता है। दोनों में ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज होता है। बट कौन मुझे बताएगा 2 डिग्री अल्कोहल्स में मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिना इस्तेमाल कर कर भी एल्कीन बना सकता हूं? कौन मुझे बताएगा? क्या डाल कॉपर। सकता हूं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ना डाल रहा हूं, कोई कॉपर एट दूसरा एसिड। 573। कॉपर आएगा सर। नहीं, गलत कॉपर जवाब। सर। गलत जवाब। एक जना गलत बोलता है, सब गलत बोलने लग जाते हैं। कॉपर तब बन जाता है जब 3 डिग्री अल्कोहल में डालते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स डालते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स डालते हैं जब हम Cu 573 केल्विन पर, तो डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ये अलग पार्ट है। मैं पूछ रहा हूं 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल से आप एल्कीन बना सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं बिना H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर कर। यस, H3PO4। एक बच्चे की आवाज आई। 85% H3PO4 और इसमें 20% 20%। H3PO4। यहाँ टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 440 केल्विन, और यहाँ लगभग 350 केल्विन कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में ज्यादा आसानी से होती है। और अगर आपसे कोई पूछे डिहाइड्रेशन क्यों आसानी से होती है, तो आपका जवाब होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की वजह से। ये सब चीजें हमने कल ही डिस्कस करी हैं, और आज से ठीक 10-15 दिन बाद आप लोगों का पेपर है, और फिर भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है बेटा। बहुत ही कहीं ना कहीं हमारी कमी रह रही है, हमारी बहुत ज्यादा। अभी कल ही वाली क्लास में बताई गई चीज अगर आप आज नहीं बता पाएंगे, जैसे बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होगा, बहुत गलत बात होगी। 22वें क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्मलिन और ट्राईऑक्सेन मीथेनॉल से कैसे जुड़े हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में एरर है, मैंने मीथेनॉल लिख दिया है, एक्चुअली मीथेनल की बात हो रही है, मीथेनल की। तो मीथेनल से कैसे जुड़े हुए हैं, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं फॉर्मलिन की बात करता हूं, फॉर्मलिन की, तो फॉर्मलिन दरअसल 40% सॉल्यूशन है, 40% एक्वस सॉल्यूशन है किसका? मीथेनल का। और इसका यूज क्या है फॉर्मलिन का? बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन वो छिपकली विपकली मरी हुई रखते हैं ना बहुत दिनों तक, ताकि खराब ना हो जाए, उसके लिए ये रखा जाता है। और इसके अलावा एक और चीज यहां पर पूछ रहा है, ट्राईऑक्सेन। ट्राईऑक्सेन कह रहा है कैसे रिलेटेड है, ट्राईऑक्सेन कैसे रिलेटेड है? तो ट्राईऑक्सेन साइक्लिक ट्राइमर है फॉर्मल्डिहाइड का, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको हम कहते हैं ना पैकेजिंग फूड को गर्म करने के लिए, पैकेजिंग फूड को गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्राईऑक्सेन इसका। इट इज अ साइक्लिक। अगला क्या है? ट्राईऑक्सेन। तो ये है साइक्लिक ट्राइमर ऑफ मिथेनल, और इसका यूज क्या होता है? फॉर फ्यूल बार, फ्यूल बार, एज अ फ्यूल बार। फ्यूल बार मतलब छोटे छोटे ऐसे बार्स आते हैं फ्यूल की तरह, उसको जलाकर एज फ्यूल बार यूज्ड इन हीटिंग पैकेज्ड फूड्स फॉर मिलिट्री में कैसे करते हैं गर्म, उसको जलाकर, और आउटडोर पर्पसेस। बाहर कोई जंगल सफारी करने गया है तो लकड़ी ना मिलती है, तो ट्राईऑक्सेन के बार्स लेके चलते हैं, उसको जलाकर खाने को गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन में कह रहा है विच अमंग एल्डिहाइड्स और कीटोन मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए देखते हैं। ये है हम लोगों का एल्डिहाइड और ये है हम लोगों का कीटोन। तो अगर मैं बात करता हूं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
और 2023 में आता हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ से बनता हुआ क्वेश्चन। Steric अभी reason पीछे हमने डिस्कस electrolysis. किया है, पीछे डिस्कस किया है, ये नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो जाए, अगर तुमने इसको ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने इसको भी खड़े में बनाया था, खड़े में मतलब ऐसे। वही सेम चीज है, एक ही चीज देखो अलग अलग मायनों में पूछी जा रही है, एक ही चीज है। ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे। पॉइंट इज आसानी से कौन दिखाएगा, तो एल्डिहाइड दिखाएगा। क्यों? Steric एल्डिहाइड में reason एक ही electronic. आर स्टेरिक ग्रुप और है, इलेक्ट्रॉनिक एक विजन। ही आर ग्रुप है। हाइड्रोजन कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करता, बहुत छोटा सा ग्रुप होता है। कीटोन में आप देख पा रहे हैं दो दो बल्कि अल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जब एंटर करेगा तो ये Steric hindrance. दो इसे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, धक्का मुक्की प्रोवाइड करेंगे दो बल्कि ग्रुप। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति। आपका आंसर होगा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, और उसका कारण ये होगा क्योंकि कीटोन में दो बल्कि ग्रुप हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं। ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, यहां पर एक देने वाला है, एक देने वाला है, एक एल्काइल ग्रुप देगा। एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई करता है, यहाँ पर ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, दो दो हेल्पर Greater मौजूद plus है। I effect. ऑब्वियसली ये बल्कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, चेक करो, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा, बल्कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज क्वाइट स्टेबल, इतना रिएक्शन के प्रति नहीं उसका भार होता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एल्डिहाइड्स आर more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction. Reason पहला steric reason, steric reason due to bulky alkyl groups in ketones, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन किसे कहलाता है, जब दो Greater plus I effect. टू बल्कि ग्रुप्स, टू बल्कि एल्काइल ग्रुप्स, जीपीएस का मतलब ग्रुप्स, कंडक्ट्स बेटर प्लस आई, बेटर प्लस आई इफेक्ट, ज्यादा बेहतर प्लस आई करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन स्टेबल होता है। कि एल्डिहाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं एल्डिहाइड वाले में, क्योंकि वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक फिनॉल। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर फिनॉल रख रहा हूं, ये ऑर्थो वाला है, एक और फिनॉल बना रहा हूं पैरा वाला है। या तो ऑर्थो और नाइट्रो, ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। किससे ज्यादा एसिडिक है, नॉर्मल फिनॉल से। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट करता है, स्टेबलाइज करता है फिनॉक्साइड आयन को। तो रीजन क्या है, रीजन है बच्चों NO2 group is electron withdrawing group and stabilizes phenoxide ion. इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। और इससे कम एसिडिक है कौन, अगर मैं इधर क्या लगा देता, OCH3, और कम होता, क्योंकि ये अनस्टेबल करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये क्वेश्चन नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते थे। इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बनाए तो बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट सेट फॉर द रिएक्शन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene। ध्यान से देखिएगा, 1-methoxy, 1-methoxy मतलब
OCH3 4 नाइट्रो, मतलब ये कह रहा है ये बनाने के लिए कौन ज्यादा बेहतर होगा। देखो ध्यान से देखो, हम 2 सेट बना रहे हैं, 2 सेट, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये हमें बताना है। पर इससे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, सब ध्यान से देखिए। विलियमसन सिंथेसिस पर सबका एक बार मैं ध्यान करवाना चाहूंगा। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, जिसमें RONA होता है और R-X होता है। ये होता है अल्कोहल वाला पार्ट, अल्कोहल से ही आया है ये, अल्कोहल से ही आया है ये, अल्कोहल और सोडियम से मिलकर बना है ये, ठीक है ना, अल्कोहल और सोडियम से मिलकर बना है, तो इसे अल्कोहल वाला पार्ट है ये, सोडियम एल्कोक्साइड इसका नाम है, तो इसका नाम एक अल्कोहल वाला पार्ट कह दो, एक ही बात है, ये दोनों से मिलकर बनता है। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, और ये है दूसरा एक इंग्रेडिएंट हेलो एल्केन, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब इसमें 2 चीजें लगती हैं, विलियमसन सिंथेसिस बनाने में 2 मसालों की आवश्यकता है, एक है सोडियम एल्कोक्साइड और एक है एल्केन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं विलियमसन पे एक छोटा सा वो कर रहा हूँ, विलियमसन की छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ 5 मिनट, किसी भी तरह के क्वेश्चन कराने से पहले। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्या 2 चीजें लगती हैं, एक सोडियम एल्कोक्साइड वाला पार्ट, कहां से आता है ये सोडियम एल्कोक्साइड वाला पार्ट, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, ये आता है ROH और Na के मिलन से, मतलब अल्कोहल बोलना भी सही है, अल्कोहल और सोडियम से आता है कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है जनाब, ये वाला Na, इसका अगर कोई मैकेनिज्म पूछे, एक स्टेप में है, ये N माइनस का है, Na प्लस का है, ये R प्लस का है, हेलोजन माइनस का है, तो ये वाला जो Na है बच्चों, ये X के साथ क्या बना देगा, NaX, NaX, तो बन जाएगा ROR डैश और उसके साथ निकल जाएगा NaX, ये एथर बना देगा, एथर बना देगा और NaX निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन में आपको 2 बातें समझनी है, 2 बातें। बात नंबर 1, इन दिस रिएक्शन 3 बातें, वी कैन प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल एथर्स। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एथर दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एथर दोनों बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसकी, इसमें अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो कैसा भी ईथर बनाएंगे, 2 अल्काइल है ना, एक अल्काइल एक एल्काइल, तो जो हेलो एल्केन से अल्काइल वाला पार्ट आएगा वो छोटा होना चाहिए। आप कहेंगे मतलब समझ में नहीं आया, अरे यार बड़ा सिंपल सीधा सा लॉजिक है। 2 अल्काइल ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर, कौन कौन से 2 अल्काइल, एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये अल्काइल। एक अल्काइल पार्ट सोडियम एल्कोक्साइड से आया होगा, अल्कोहल वाले से, और एक हेलो एल्केन से आया होगा, हेलो एल्केन से आया होगा। तो हमें क्या देखना है भाई साहब, छोटे वाला हेलो एल्केन से आना चाहिए, स्मॉलर पार्ट से हेलो एल्केन, क्योंकि हेलो एल्केन अगर बड़ा होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है देखिए, तो हेलो एल्केन बड़ा Elimination हो होगा, जाएगी। बल्कि होगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर नहीं करता है, एलिमिनेशन कर देता है। तो इसका मतलब इन दिस रिएक्शन smaller alkyl part must come from haloalkanes. Smaller alkyl part must come from haloalkane. छोटा वाला पार्ट हेलोएल्केन से आना चाहिए, एज क्यों, क्योंकि बल्कि हेलोएल्केन does not give substitution
rather give elimination, वो एलिमिनेशन कर देगा। और तीसरी बात जो अहम है वो क्या है, उसकी लिमिटेशन भी मानी जाती है। लिमिटेशन तो खैर यही मानी जाती है, यही वाला, इसी को इसका लिमिटेशन कहते हैं कि छोटे वाला ही आना चाहिए, ये इसका लिमिटेशन माना जाता है। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन्स, इसको लिमिटेशन भी कहते हैं विलियमसन्स की, ठीक है ना, कि छोटा वाला पार्ट ही एलओएल के माना। और एक तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो क्या है, तीसरी बात है कि 3 डिग्री एथर के केस में ऐसा नहीं होता। खैर वो उसके हाइड्रोलाइसिस में लिखवाऊंगा, अभी लिखवाना सही नहीं, उसके हाइड्रोलाइसिस। बस ये दो बातें मैं तीसरी बात के लिए एग्जांपल दे रहे थे, जो दूसरी बात कही इसकी लिमिटेशन का एग्जांपल दे देना चाहता हूं। जैसे मान लो आप कभी ऐसा एथर बनाना चाहते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप ऐसा एथर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा एथर बनाने के लिए आपको 2 तरीके हैं आपके पास, ध्यान से देखिएगा। ऐसा एथर बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। क्या? नंबर 1, ये वाला छोटा वाला पार्ट हेलो एल्केन से आया होगा, CH3Cl, और बड़ा वाला पार्ट आया होगा अल्कोहल से, मतलब सोडियम वाले पार्ट से। तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया होगा, ऑक्सीजन। तो CH3C, CH3, CH3O, Na, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। पर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती थी, इसका उल्टा। मतलब क्या बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या पता ये ऑक्सीजन के साथ आया हो, ये ऑक्सीजन के साथ आया हो, क्या पता, मतलब CH3ONa हो, और ये जो बचा है ये आया हो अल्कोहल से। ऐसा हो सकता था, हो तो सकते हैं दोनों, बट अब हमें देखना है कि कौन सा मुमकिन है और कौन सा मुमकिन नहीं है। तो व्हाट विल बी योर कॉल, आपका आंसर क्या होगा बताएंगे, पहला वाला सेट या दूसरे वाला सेट, कौन ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ये सर पहले वाला, ये दोनों या ये वाले दो? सर पहला। यस, ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में हेलो एल्केन छोटे वाले के साथ, पर नीचे वाले में हेलो एल्केन बड़े वाले के साथ है। बड़े वाले हेलो एल्केन कभी भी ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। बड़ा वाला पता है क्या देगा, बड़ा वाला कहेगा, बड़े वाले का ये वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन है जिसको मैंने बताया है, ये कहेगा मैं Cl दे रहा हूं, और बीटा कार्बन को कहेगा तू दे दे H। तो हम लोग बना देंगे CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, ये बना देंगे हम। तो इसका मतलब ये कभी भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये वाला, और ये वाला करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है। तो यहां पर दिस हेलो एल्केन does not undergo SN reaction due to its bulkiness. It will show एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। यही कमी है विलियमसन सिंथेसिस ईथर की। तो अगर पेपर में आ जाए कि विलियमसन सिंथेसिस ईथर की लिमिटेशन बताओ, तो आप ये एग्जांपल शो करेंगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मानो मुझे ये ईथर बनाना है, ये ईथर बनाना है, तो इस ईथर को बनाने के भी 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं भाई, मुझे तो 2 अल्काइल ग्रुप क्लियर दिख रहे हैं। एक ये है ऑक्सीजन के इधर, एक वो है ऑक्सीजन के इधर। तो एक बार ये होगा कि ऑक्सीजन के साथ ये वाला आया होगा, ये वाला अगर ऑक्सीजन के साथ आया होगा तो CH3ONa, और दूसरा वाला पार्ट आया होगा हेलोजन से।
एक्सक्यूज मी। और एक बार ऐसे हो सकता है कि ये वाला है ऑक्सीजन के साथ और ये अलग आया है, और वो अलग आया है CH3Cl। हाँ बताइए, ऊपर वाला सेट या नीचे वाला सेट, कौन सा सही है? नीचे वाला। सेकंड नीचे वाला। वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे कारण वाला। क्या है? क्योंकि ऊपर वाले में ये है, और फिर वही वाली बात आ जाती है, ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। डज नॉट शो SN रिएक्शन। तो इसका मतलब ये वाला सेट है बिल्कुल सही, इसी से बनेगा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया और अब हम उस क्वेश्चन के लिए भी तैयार हैं। ये कह रहा है 25th क्वेश्चन, वापस चलते हैं 25th क्वेश्चन में। 25th क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा सेट ज्यादा बेहतर है। इसने एग्जाम्पल बता के दिखाए हैं। एक केस में ये कह रहा है ONA है और NO2 है और CH3Cl है। वैसे तो आपका आंसर अब तक मिल ही गया होगा। और दूसरे में कह रहा है कि अगर इधर है BrNO2 प्लस CH3ON। हाँ भाई, पहले वाला या दूसरा वाला सेट? फर्स्ट वाला। पहले वाला वाला। पहले वाला पहले वाला सेट सही है और दूसरे वाला सेट गलत है। और आप लिखेंगे क्यों गलत है, क्यों लिखेंगे? ये वाला नहीं देता। क्या नहीं देता? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, डज नॉट अंडरगो SN। क्यों नहीं देता SN, ये भी बता दो। अब ये भी बताया मैंने आज ही बताया। ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं ये वाला है। बॉन्ड नहीं कार्बोकटायन टूटेगा। अनस्टेबल बनेगा। फिनाइल कार्बोकटायन, लेस पोलर बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, तीन बातें बताई हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है CH3CCOC में HI डालोगे। अब आपको एक बात बता दूं, जब ईथर टूटेगा तो भी देखो ध्यान से, सर BR लिखा हुआ है। सर BR है। कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए जरा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको एक बात बता दूं, एक O इसके साथ जाएगा, या तो ऐसे होगा, और एक वाला पार्ट जाएगा Br के साथ। एक पॉसिबिलिटी ये है भाई। बट एक और पॉसिबिलिटी भी तो है लाला जी। क्या? क्या है पॉसिबिलिटी? कि ये तीनों चले जाएं Br के साथ, और ये बन जाए OH के साथ। ऐसा भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। बट आप मैंने अभी इसका निर्माण किया है, इसका सोल्यूशन बताया है। क्या? कि छोटे वाला अगर हेलोजन के साथ है तो रिएक्शन अच्छा होगा, बड़ा वाला हेलोजन के साथ रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब ईथर तोड़ा जाता है तो इसका भी ध्यान रखेंगे, छोटे वाला पार्ट ही जाता है, छोटे वाले पार्ट ही जाता है हेलोजन के साथ, स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए। चलो दूसरा वाला पार्ट क्या है? दूसरा वाला पार्ट है बेंजीन से जुड़ेगा OC2H5। OC2H5। अब आप मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये वाला जाएगा Br के साथ, या तो ये वाला जाएगा Br के साथ। किसको फिनॉल Br प्लस के साथ C2H5 जाना Br। चाहिए प्लस बता C2। दो भाई, तुम लोग खुद ही बता दो। छोटा कौन है? C2H5 OH Br। लग जाएगा। Yes, C2H5 BR ये निकल जाएगा जाएगा। Br के साथ। इसका मतलब अगर ये Br के साथ जाएगा तो इधर बनेगा O के पास H और C2H5 Br। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है
इधर लगा हुआ है OC2H5 और इसमें H2SO4 और HNO3। कौन मुझे बताएगा ये दोनों किसके इंडिकेटर हैं, ये दोनों कब डलते हैं? नाइट्रेशन में। यस, ये दोनों सूचक हैं, इंडिकेटर है किसके? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगता है ये भी तो बता दो। NO2 ग्रुप कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे या पैरा पर? परेशान, हम परेशान है, मुझे नहीं पता। फिर याद आया सर ये तो ऑक्सीजन है, इसके पास लगा है लोन पेयर। जैसे ही लोन पेयर आया आपको तीन बातें क्लियर हो गई। प्लस आर एक्टिवेशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, इसका मतलब इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव पर NO2 ग्रुप लगेगा। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बेंजीन पे ऐसे लगा है तो ये ग्रुप्स हैं ऑर्थो, इसके पास वाले, ये ग्रुप है मेटा और ठीक सामने वाला है पैरा। तो आप इस हिसाब से बना लीजिए OC2H5, इधर बना दीजिए एक NO2 ग्रुप और एक बार OC2H5 पैरा पर बना दीजिए NO2। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका चौथा पार्ट ये है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें कह रहा है CH3COC2H5 प्लस HI क्या होगा? तो पहले मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है। C से इधर CH3, उधर CH3, उधर CH3, फिर O, फिर C2H5, फिर HI। अब क्या होगा इस पे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। होना क्या चाहिए, सब बच्चे ये मानेंगे छोटा वाला पार्ट ही जाएगा आयोडीन के साथ। ये सब बच्चों के अनुसार यही होना चाहिए। सब बच्चों ने सोच रखा है सर ऐसा ही करेंगे, कोई नई बात नहीं है। C2H5 ही जाएगा I के साथ, क्योंकि आपने अभी हमें बताया है जो छोटा वाला पार्ट होता है वही जाता है I के साथ, ये आपने अभी बताया। तो इसमें भी छोटा वाला पार्ट आयोडीन के साथ जाएगा। बट बेटा यहाँ पर है एक कहानी, ट्विस्ट। यस, यहाँ पर 3 डिग्री ईथर के केस में 3 डिग्री ईथर के केस में ऐसा नहीं होता, ये वाला बॉन्ड टूटता है। आप कहोगे सर इतना बड़ा जाएगा आयोडीन के साथ, क्या बात कर दिया आपने। यस, इतना बड़ा ही आयोडीन के साथ जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये बन रहा है बच्चों 3 डिग्री कार्बोकटायन। इसीलिए CH3C इसके साथ जुड़ जाएगा I और C2H5 के साथ जुड़ जाएगा OH। तो मैं बड़े क्लियर शब्दों में यहां लिख रहा हूं और आप इस बात को फॉलो करेंगे कि इन decomposition of ethers with HI, जब HI के साथ एथर को तोड़ा जाता है, इन decomposition of ethers with HI, always हमेशा स्मॉलर एल्काइल पार्ट, बोलो जल्दी से, ऑलवेज स्मॉलर एल्काइल पार्ट गोज विद आयोडीन, हमेशा छोटा वाला पार्ट आयोडीन के साथ जाता है। बट इन 3 डिग्री एथर्स में 3 डिग्री पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, बिगर वाला पार्ट गोज विद आयोडीन के साथ ज्यादा बड़ा वाला पार्ट जाता है। क्यों? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो याद रखिए हर बार छोटा वाला ही आयोडीन के साथ जाता है, बट सिर्फ इस केस में
3 डिग्री के केस में बड़ा वाला पार्ट आयोडीन के साथ जाता है और उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण है क्योंकि स्टेबल कार्बोकटायन 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकटायन बनता है, ये उसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 27 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? एक ही वर्ड है, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28 भी वही है, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29, ये कल मैंने बताया था, ये फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे कल नहीं थे ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में फिनॉल में जब मैं नाइट्रेशन करता हूं, जब फिनॉल में मैं डाइल्यूट HNO3 डालता हूं और H2SO4 डालता हूं, तो उस केस में मुझे ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल दोनों मिलते हैं। ऑर्थोफिनॉल और नाइट्रोफिनॉल दोनों मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है? सेपरेट करते हैं, किससे करते हैं सेपरेट? हम लोग सेपरेट करते हैं स्टीम वोलेटाइल स्टीम डिस्टिलेशन से। तो ये जो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो इज स्टीम वॉलेटाइल। ऑर्थो वाला भाप बन के उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है ड्यू टू इट्स इंट्रामोलिकुलर एच यस बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर, अंदर ही अंदर इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से, ठीक है। जबकि यहां पर ये एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा एक से अलग अलग से जुड़े होते हैं। तो पैरा इज नॉन स्टीम वॉलेटाइल, ये भाप बन के उड़ता नहीं है, नॉन स्टीम वॉलेटाइल एंड पोजेस ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। पेपर में पूछा जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, आप लिख देते हैं सिमेट्री। अरे भैया सारा खत्म हो जाता है मजा। अरे सिमेट्री यहां नहीं लिखना, सिमेट्री लिखना है अगर डाइक्लोरोबेंजीन आ जाए वहां, तो भाई यहां पर लिखना है पैरा इज नॉन स्टीम वॉलेटाइल। एक तो ये भाप बन के उड़ता नहीं, पोजेस ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, क्योंकि इसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और ये होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। दोनों में अंतर है। इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग होने से कोई फायदा नहीं होता। इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात बताता हूं, ये है ये चीज, और यहां पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इसे कहते हैं इंट्रा। जबकि यहां पर इंट्रा तो हो ही नहीं सकता, इतनी दूर हो गया भैया, ये बड़े बड़ी दूर दूर हो गए, इंट्रा नहीं हो सकता। तो क्या होता है यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल लिया जाता है, एक और मॉलिक्यूल ले लो, मान लो इसका NO2 अगर मैं ऐसे बना देता हूं, तो मेरे अजम्पशन पर है, कहीं पर कैसे भी बना लोगे, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर नहीं बनाते, यहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ बनाता है, एक दूसरे के साथ, इसे कहते हैं इंटर, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या वॉलिटिलिटी नहीं होती, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वहां पर कोई फर्क नहीं, अंदर ही अंदर बॉन्ड से कुछ फायदा नहीं होता। दूसरी बात, अगर मैं इधर ही कॉन्संट्रेटेड HNO3 डालूं, मेरी कल ही बात हुई है आप लोगों से, तो वो बन जाएगा 3 जगह NO2 लग जाएगा, पिक्रिक एसिड बना देगा भाई, ये तो पिक्रिक एसिड बना देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 बता रहा है कि गिव 2 रिएक्शन शोज एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल के साथ दिखाने वाले 2 रिएक्शन बताओ। तो आप कहेंगे वेरी इजी, कल ही मैंने बताए हैं। अगर आप इसकी एसिडिटी शो करना चाहते हैं, एक बार सोडियम एटम के साथ इसको ट्रीट करिए, सोडियम एटम के साथ ट्रीट करेंगे ONA मिलेगा और H2 गैस मिलेगी। और अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करता हूं तो भी वही वाली बात आती है, ONA मिलेगा और H2O मिलेगा।
इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसको FeCl3 के साथ भी रिएक्ट करके बताया हुआ है कल, जिसके साथ ये Fe3+ और O- का कॉम्प्लेक्स देगा। ये तीनों रिएक्शन एसिडिटी ऑफ फिनॉल दिखाती है। और इस क्वेश्चन के आखिर में कह रहा है कंपेयर करो फिनॉल की एसिडिटी और इथेनॉल की एसिडिटी। तो ये भी हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, ये है फिनॉल और ये है इथेनॉल। इन दोनों में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि फिनॉल H+ देने के बाद बनता है फिनॉक्साइड आयन, ये बनता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन। और अगर ये H+ देता है तो ये बनता है अनस्टेबल इथॉक्साइड आयन, अनस्टेबल इथॉक्साइड। तो H+ देने के बाद कौन स्टेबल है? फिनॉल, क्योंकि H+ देने के बाद फिनॉल बनता है फिनॉक्साइड आयन जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, और इथेनॉल बनता है अनस्टेबल इथॉक्साइड आयन जो अनस्टेबल है। देखो इथॉक्साइड आयन क्यों है? ये इथाइल है, ये ऑक्सीजन है, इथाइल प्लस ऑक्सीजन इथॉक्साइड, अनस्टेबल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पहले ही कर चुके हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से। क्वेश्चन नंबर 31 ऑलरेडी बता चुके हैं। जरा बताएंगे आप लोग एक बार दोबारा से। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कह रहा है ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से कम 10 बार मैं बता चुका हूं इसको। आज ही की क्लास में कम से कम 5 बार बता चुका हूं। क्यों? कौन बताएगा? NO2 EWG है और CH3 और OCH3 EDG है। EDG है। NO2 है EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो स्टेबलाइज करती है फिनॉक्साइड आयन को, -I इफेक्ट करती है। और OCH3 है EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो डीस्टेबलाइज करती है फिनॉक्साइड आयन को, +I इफेक्ट कंडक्ट करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 ये भी हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है कि बेंजीन पर OH लग जाता है तो फिनॉल बनता है जो उसको एक्टिवेट कर देता है रिएक्शन के प्रति। यस, एक्टिवेट करता है। क्यों? इसका भी एक कारण मैंने बताया है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। क्योंकि as OH इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप हैज व्हाट? लोन Lone पेयर। pair. फिर क्या होता है? लोन पेयर होता है तो विच Resonance. कंडक्ट्स? -5+R। अरे यार +R इफेक्ट। +R इफेक्ट का मतलब है एक्टिवेशन और एक्टिवेशन का मतलब है पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। यस। क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन वैसे कन्वर्जन नहीं है लाला, ये तो बड़े आसान कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाओ। प्रोपीन ये है, से बनाना है प्रोपेनॉल, प्रोपेन-2ऑल। तो एक स्टेप में कर दूंगा। कल याद करिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एल्कीन से Acid अल्कोहल बनाए catalyzation। हैं। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 तरीके हैं। अगर तो चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल तो कर दो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या करते हैं? H2O/H+। और अगर चाहते हो 1 डिग्री अल्कोहल तो कौन बताएगा मुझे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब उसमें पहले नंबर पर क्या डलता है? BH3 THF और दूसरे नंबर पर क्या डलता है? H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। तो बता दो इसमें से कौन सा इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, पहला वाला तरीका या दूसरा वाला H2O तरीका? पहला मतलब H2O/H+ लिखना है तो लिख लीजिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड से, बेंजाइल क्लोराइड होता है, 10,000 बार बोल चुका हूं, बेंजाइल का मतलब बेंजीन पर CH2, ये है बेंजाइल।
बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। एक ही स्टेप में कर सकते हो तुम, बताओ क्या चीज, सीधे डालकर एक्वस KOH। आप ये आंसर्स देख लीजिएगा जो मैं इसमें भेज रहा हूं, इसमें वीडियो में से भी देख सकते हैं, वैसे मैं इसकी PDF भी शेयर कर ही देता हूं, थोड़े से ज्यादा इजी बता रहा हूं। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कल ऐसे मैंने बहुत करे थे भाई, और कल वाली क्लास में जो थे नाक मत कटवाना। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। चलो कल वाली एक चीज बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर। कौन मुझे बताएगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चार्ट? हु इज गोइंग टू टेल मी द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चार्ट? सर वो मेरे ख्याल से मिथेनॉल से 1 डिग्री अल्कोहल, सर अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। बोल नहीं रहे सारे बच्चे। मतलब अगर मैं मीथेनॉल डाल दूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री फॉलोड अल्कोहल, बाय हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस, मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं अदर एल्डिहाइड डाल अदर दूंगा 2 एल्डिहाइड डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, तो मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं कहीं कीटोन डाल दूं कीटोन लाल डाल से, देंगे 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, 2 अल्कोहल। डिग्री 3 अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो जरा मुझे बताइए इधर डिमांड क्या है, व्हाट इज द वांट, सर नीड एक क्या और है? कार्बन। मिथेनॉल, यस, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। सर 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब रास्ता क्लियर है, मिथेनॉल है सर। और वैसे भी इसमें कितने कार्बन है? 3। 3 इधर कार्बन। कितने कार्बन है? 2। बाहर से एक ही कार्बन चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कल भी, मिथेनॉल डाल दीजिए एक नंबर पर और दूसरे नंबर पर डाल दीजिए H2O/H+, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। अब इसके तीसरे पार्ट के बाद चौथे पार्ट को भी मैं यही निपटा दूंगा, क्योंकि चौथे पार्ट में कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ये बनाना है। चलिए देखिए किस तरह का अल्कोहल चाहिए, डिमांड क्या है, व्हाट 2 टाइप degree ऑफ टू अल्कोहल इज डिग्री, दिस? अरे भैया 3 डिग्री 3 है। degree. तो भाई 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है जरा बताइए कीटोन मुझे। से, कीटोन से, कीटोन से बनता है बाबू, कीटोन। कौन सा कीटोन? तुम कहोगे कौन सा कीटोन डालूं सर, मुझे क्या पता। अरे भाई इसमें टोटल कार्बन देख लो, 4 कार्बन प्रोपेनॉन, है, इसमें 1 कार्बन है, 4 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन है, मतलब 3 कार्बन का कीटोन। 3 कार्बन का प्रोपेनॉन, कीटोन मतलब है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब है ये डालेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यस माय डियर, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। 34th क्वेश्चन पे आ गए हम। 34th क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। वही अल्कोहल का हायर बॉइलिंग पॉइंट आ गया। एक जवाब, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है लिमिटेशन बताओ विलियमसन की। क्या है लिमिटेशन विलियमसन की? सर कि की स्मॉलर पार्ट हमेशा स्मॉलर स्मॉलर हैलोजन से एल्काइल जुड़ेगा। पार्ट ही लेना चाहिए, स्मॉलर एल्काइल पार्ट लेना चाहिए। अगर मैं बिगर एल्काइल पार्ट ले लूंगा तो क्या होगा? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ विलियमसन। एक और बार लिख रहा हूं मैं, एक और बार लिख रहा हूं ताकि आप लोग अभी भी जो सो रहे हैं ना, अभी भी जो एक्टिवली नहीं देख रहे हैं, जो सुस्ती काट रहे हैं, मैं देख रहा हूं कई बच्चे सुस्ती काट रहे हैं बेटा, तो उनको लिए बता रहा हूं लिमिटेशन ऑफ विलियमसन क्या है, कि स्मॉलर एल्काइल पार्ट ऑफ एथर must come from haloalkane as bulkier haloalkanes what undergo
एलिमिनेशन रादर देन SN सब्स्टिट्यूशन। और इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, वही जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था एथर वाला वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कह रहा है हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1ऑल। इसका मैकेनिज्म लिखिए, इसका मैकेनिज्म लिखिए भाई साहब। रेफर टू द लास्ट क्लास, कल वाली क्लास। कह रहा है प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है। तो आप लोग जानते हैं अल्कोहल से एथर बन रहा है। आप लोग लिखेंगे H2SO4, आप लोग लिखेंगे H+। सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। एक बार क्विक में बता देता हूं, क्विक में। बहुत सारे बच्चों ने आज गलती करी थी इसका जब टेस्ट हुआ था, बहुत गलत बात। कुछ बच्चों का टेस्ट कल है, कुछ बच्चों का टेस्ट आज हुआ था। जिन बच्चों ने आज टेस्ट दिया है बहुत ही पुअर दिया है। कल मैं कोई छोड़ने वाला नहीं हूं। जिन बच्चों का कल टेस्ट है ध्यान रखना, कल कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में होगा, स्टेप 1 है ये H+ अटैक करेगा। H+ अटैक करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर पर और ये बनता है OH2+। दूसरे स्टेप पर OH2 जो प्लस बन गया है ये बॉन्ड को खींच लेता है, बॉन्ड को खींच लेता है अपनी तरफ, जिससे बन जाता है CCC+ और निकल जाता है H2। अब इसके बाद ये जो CCC बना है कार्बोकैटायन, ये तो बनेगा दोनों में ही। 443 केल्विन पर अलग होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। 443 केल्विन होगा तो स्टेप 3 क्या लिखोगे आप लोग? इसका CH3 अब पूरा बना के लिख रहा हूं, CH2 बना के लिख रहा हूं और वो CH2। क्यों? आप लोग जानते हैं इधर जरूरत है। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन जिसने प्लस चार्ज है जिसके ऊपर, उसके पास वाला एक H+ दे देगा और बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और निकल जाएगा H+। ये होगा 413 केल्विन पर। बट अगर मैं 443 केल्विन की बात करता हूं एट 413 केल्विन, जब टेम्परेचर कम होता है तो स्टेप 3 ये नहीं होता, स्टेप 3 होता है कुछ और। ये कार्बोकैटायन जो बन गया था CH3CH2+, ये वाला कार्बोकैटायन अब यहां आ गया है ऐसे। ये वाला 413 केल्विन की बात हो रही है। तो यहां पर ये कार्बोकैटायन एक और अल्कोहल पे अटैक करेगा, एक और अल्कोहल पर, एक और अल्कोहल पे अटैक करेगा, एक और अल्कोहल पे अटैक करेगा। और याद करिए ये बन जाएगा CH3CH2OH तो था ही, ये OH तो है ही। अब O पे ये भी जुड़ जाएगा, O पे ये भी जुड़ जाएगा ऊपर या नीचे कहीं पे भी जोड़ दो, CH2CH3 और इस पे आ जाएगा प्लस, इस तरह से। और इसके बाद एक ही स्टेप होगा, ये वाला खींच लेगा इधर और ये बन जाएगा CH3CH2CH2O CH2CH2CH3। ये बन जाएगा ये वाला ईथर, ये बन जाएगा ये वाला ईथर। इस तरह से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। मैंने एक बार शॉर्ट में दोनों बता दिए भाई, 443 केल्विन में क्या होगा और 413 केल्विन पर क्या होगा। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो पेपर में आ ही गई है इन दोनों मैकेनिज्म में से एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 27 दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एथर्स जब बनाया जाता है एसिड डिहाइड्रेशन से तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल नहीं लिए जाते। बेटा क्यों नहीं लिए जाते सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल? मैंने अभी बताया क्योंकि उनका साइज बल्कि होता है, बड़े होते हैं और बड़े वाले क्या कर देते हैं? एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। एज
2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स causes what? जल्दी बता दो। Elimination over. Steric hindrance Steric and elimination or hindrance. substitution. Due to which elimination competes over substitution and जिसकी वजह से and alkenes are major product। एल्कीन बन जाते हैं भाई, एल्कीन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन लिखो। फर्स्ट पार्ट प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये है प्रोपॉक्सी प्रोपेन और इसके साथ HI की रिएक्शन लिखनी है। तो अब इसकी HI के साथ कैसे रिएक्शन लिखोगे? ये वाला पार्ट जाएगा, तुम कहोगे आयोडीन के साथ सर कौन सा वाला पार्ट जाता है? मैं कहूंगा छोटा वाला पार्ट। तो तुम कहोगे सर यहां पर तो दोनों ही सेम है, दोनों सेम है, इधर भी 3 कार्बन है उधर भी 3 कार्बन है, तो अब कौन जाएगा? मैं कहूँ यार फिर तो कोई भी चला जाए, क्या ही फायदा है। तो एक जाएगा अल्कोहल के साथ और कोई भी एक चला जाएगा आयोडीन के साथ, क्योंकि दोनों सेम है। अगला वाला पार्ट कह रहा है मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन का मतलब है O फिर CH3। अब आप लोग मुझे बताइए अब आयोडीन के साथ किसको जाना चाहिए? ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। CH3 को जाना है। CH3 के साथ। जाएगा I के साथ। यस, बिल्कुल सही जवाब। तो CH3 I के साथ जाएगा और इसके साथ ये जाएगा। आपने बिल्कुल सही बोला। थर्ड पार्ट कह रहा है बेंजाइल इथाइल ईथर। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है ये क्या होता है। कोई बात नहीं, बेंजाइल तो पता है ना क्या होता है। बेंजाइल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2। फिर कह रहा है इथाइल ईथर, मतलब इथाइल भी होगा ईथर भी होगा, तो O होगा क्योंकि इथाइल ऑक्सीजन के इधर एक होता है उधर एक कार्बन होता है, और उधर होगा C2H5। अब जब ये HI के साथ जाएगा तो अब आप बताइए किसके साथ आयोडीन को जाना चाहिए? C2H5 के साथ। बट यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट है जनाब, मिस कर दिया आपने। फिनाइल कार्बोकैटायन। ये जाएगा ये वाला पार्ट आयोडीन के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है कैसा कार्बोकैटायन? जल्दी बता दो। फिनाइल। बेंजाइलिक। फिनाइल कार्बोकैटायन तो ये होता है सुस्त आदमी, ये होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री से भी ज्यादा, और ये सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब अगर कहीं पर ये दिख जाए 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इतना स्टेबल। ये भी क्यों बड़ा वाला क्यों गया? छोटे वाले को जाना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, पर बड़ा वाला गया क्योंकि पहले भी लिखवा रखा था, क्योंकि वहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल था, यहां पर मोस्ट स्टेबल बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्ट एराइल अल्काइल एथर। एराइल अल्काइल एथर, एराइल मतलब बेंजीन, अल्काइल मतलब ऐसे ये वाले, एराइल अल्काइल एथर। कह रहा है अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन, ये एक्टिवेट करता है बेंजीन को, यस और नो? ये एक्टिवेट करता है, यस और नो? यस सर। यस। वाई? क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर।
तो लिखेंगे क्या, एज, इन तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर लिखवा रहा हूं, एज OCH3 ग्रुप, ये पीछे भी लिखवा चुका हूं OH के केस में, एज OCH3 ग्रुप हैज क्या, लोन पेयर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट कंडक्ट्स, ये क्या कंडक्ट करता है, प्लस आर इफेक्ट, कंडक्ट्स प्लस आर इफेक्ट, Activate, एंड activation, एक्टिवेट ortho and paradiatic group. the benzene ring at ortho/para Para. position. Yes. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40th कह रहा है मैकेनिज्म बताओ मिथॉक्सीमीथेन की HI के साथ रिएक्शन जब होती है। मिथॉक्सीमीथेन मतलब ये, और इसकी HI के साथ रिएक्शन। अब इधर दोनों ही बराबर है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जाएगा किसी के साथ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये हो रहा है CH3OH और CH3I के साथ, ये हो रहा है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है सर, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा ये समझाइए। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप है मात्र। स्टेप 1 बेटा 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, डॉट 15 मिनट, जितने क्वेश्चन होंगे होंगे। 45 तक के आसपास का मेरा टारगेट है, नहीं 41, 42, 43, 44 के आसपास, 42 तक करवाऊंगा बस। उसके बाद से अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा एल्डिहाइड, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों हम एल्डिहाइड कीटोन का 1 शॉट करेंगे, सबसे बड़ा चैप्टर इस पूरे बुक का। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, 41, 42। स्टेप 1 में क्या होगा, CH3O CH3 HI में अटैक करेगा, H+I-। तो आप जानते हैं प्लस पे अटैक करने के लिए माहिर है कौन, H+, ये तो इसकी पुरानी फितरत है भाई। तो ये बन जाएगा CH3O CH3, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अब ये इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन 3 जनों से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है, 3 जनों से जुड़ जाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, और उसके बाद क्या मिलेगा उसके ऊपर, I-। ये पहला स्टेप है। स्टेप 2, अब ऑक्सीजन अनस्टेबल हो चुका है भाई, ध्यान से समझिए। अब ऑक्सीजन अनस्टेबल हो रहा है 3 जनों के साथ, 3 जनों के साथ अनस्टेबल हो रहा है ऑक्सीजन, मतलब CH3O CH3H अनस्टेबल हो रहा है। तो I- अटैक करेगा, I- अटैक करेगा किसी एक से। ध्यान से देखना बेटा, जब ये मान लो यहां से बॉन्ड को खींच रहा है, यहां से बॉन्ड को खींच रहा है, तो ये CH3+ बन जाएगा। CH3+ बनते ही इसके साथ आयोडीन इसके साथ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, वहां से CH3, ये देखो यहां से ये रह जाएगा, बॉन्ड खींच लेगा तो CH3OH, और वहां बन जाएगा CH3I, ये बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये 2 स्टेप में काम हो जाएगा, 2 स्टेप में काम हो जाएगा। मैंने स्टेप 3 भी लिखवा रखा है इधर, एक्सेस में होगा। तो एक्सेस में जब पूछा जाएगा, इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ HI, अगर एक्सेस HI है तो ये CH3OH फिर उस CH3I सॉरी HI के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, दोबारा CH3I बना देगा और H2 निकल जाएगा। ये उसके केस में है कि अगर एक्सेस में है तो, अगर एक्सेस में है तो, नहीं तो ऊपर की 2 स्टेप करके खत्म। ये मैकेनिज्म भी आ सकती है, बहुत अच्छी है। 41st क्वेश्चन अभी मेरे ख्याल से 41st क्वेश्चन एज इट इज छप चुका था, ये 2-3 साल पहले 2018 के आसपास की बात है। कह रहा राइट द रिएक्शंस। पहला रिएक्शन क्या है,
फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ एनीसोल। एनीसोल क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, OCH3 होता है एनीसोल। इसका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कह रहा है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। और आप जानते हैं एनीसोल के केस में भी बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा होता है और उसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर होता है तो तीन बातें हैं, एक्टिवेशन, यस, प्लस प्लस आर इफेक्ट, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन होगा तो ऑर्थो पैरा पैराडायरेक्टिव डायरेक्टिव। ग्रुप। इसका मतलब भाई यहाँ पर रहेगा और CH3 ग्रुप एक बार आएगा ऑर्थो पर और एक ऑर्थो बार पर एक बार पैरा आएगा पर। पैरा पर। हर बार ऑर्थो और पैरा में से पैरा वाला सर प्रोडक्ट OH नहीं आएगा सर, एनीसोल आएगा ना। अरे अरे सॉरी, गुड। अच्छा, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है यार, OCH3 की जगह OMe आ जाता है, पता है ना। Me मतलब भी वही मिथाइल ही है भाई। Me बोल देते हैं आजकल, मिथाइल। ये आजकल नया चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के दूसरे पार्ट में कह रहा है इसमें नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन करा दो मतलब HNO3 और H2SO4 करवा दो, तो NO2 ग्रुप लग जाएगा कहां पर, जल्दी बता दो। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा पर। ऑर्थो पर और पैरा पर, यस यस यस। और अगर मैं करवा दूं इसमें ब्रोमिनेशन, BR आ जाएगा ऑर्थो पैरा पर। ब्रोमिनेशन कर दूं, कह रहा है इथेनॉइक एसिडिक मीडियम में। तो कल ही मैंने पढ़वाया था लोअर उसमें ये ऑर्थो या पैरा देता है, पर अगर मैं वाटर कर देता इन केस, अगर मैं वाटर कर देता तो क्या होता, जल्दी बताओ। वाटर की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करता तो क्या होता, ब्रोमीन कहां लगता, तीनों जगहों पर। और इसका आखिरी पार्ट, अगर मैं इसमें एसिटाइलेशन करूं मतलब CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा बच्चों, COCH3 पैरा और ऑर्थो पे लग जाएगा। COCH3 ग्रुप पैरा और COCH3 या तो ऑर्थो पे लग ऑर्थो जाएगा। पे लगेगा या तो पैरा पर लगेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, आज की शाम का 42nd क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, और ये इंपॉर्टेंट है गजब का भाई, ये गजब का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये गजब की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कह रहा है 3 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, गजब की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ब्यूटेन टूऑल बनाओ, ब्यूटेन टूऑल का मतलब है ये, और कह रहा है 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल ये, और इसमें HBr ऐड हो रहा है। HBr मतलब HBr जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या रिएक्शन होगी ये बताइए। तो भाई जो रिएक्शन होगी वो खतरनाक होगी। क्यों, क्योंकि सब बच्चे सोचेंगे ये OH जाएगा इस H+ के साथ, यस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट OH जाएगा तो यहां पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये Br माइनस है, Br माइनस इस पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट नहीं बनता, आई शुड यूज अनदर कलर पेन, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। सवाल आता है क्यों नहीं बनता, कैसे बनता है, फिर आइए देखते हैं। तो इसमें स्टेप 1 में क्या होता है, पहले ये कार्बोकैटायन बनता है, ये बॉन्ड टूटता है सबसे पहले। जैसे ही ये कार्बन टूटता है ये OH माइनस बनता है, ये वाला बॉन्ड लेकर चला जाता है, टूट जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। अब जब कभी कार्बोकैटायन बनता है तो याद कर लो मेरी ये बात, वो कार्बोकैटायन अपने अगल के और बगल के कार्बन में देखता है, अगल बगल के कार्बनों को देखता है और चेक करता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज मेरे इस या इस साइड में आ जाए, क्या वो ज्यादा स्टेबल होगा
आइए देखते हैं, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो ये ऐसे बनेगा 1 डिग्री कार्बोकटायन। बाप रे बाप, हाईली अनस्टेबल, कभी नहीं बनेगा। व्हाट इज द अदर ऑप्शन? अगर ये इधर आ जाए तो ये इधर पॉजिटिव बनने का मतलब है 3 डिग्री कार्बोकटायन, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि अभी ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको मौका मिल रहा है 3 डिग्री कार्बोकटायन बनने का। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन बनने के लिए क्या करेगा, अपने पास वाले हाइड्रोजन को बॉन्ड समेत यहां शिफ्ट करवा देगा, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मतलब H माइनस शिफ्ट। उस केस में CH3C ऊपर आ जाएगा CH3, ये CH2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि H बॉन्ड समेत आ रहा है, बॉन्ड समेत मतलब H माइनस आ रहा है, उसी तो हाइड्राइड कहते हैं, H माइनस को हाइड्राइड कहते हैं। तो H माइनस आएगा तो CH प्लस पे H माइनस आएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा और CH और H HCH2 बन जाएगा। तो CH2 बन गया, CH3, और इधर आ गया प्लस चार्ज। यस, इधर आ गया प्लस चार्ज। अब स्टेप 3 को देखिए जनाब, CH3C CH3 CH3 CH3। अब Br माइनस अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा Br माइनस? Br माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3C CH3 CH2 CH3, इधर आ जाएगा Br। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, इस तरह से ये रिएक्शन आती है। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट का केस है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट का केस है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने 42 क्वेश्चन तक करे, हमारा टारगेट अचीव हुआ, वेल ऑन टाइम हो गया आज।